हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 4 जनवरी 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग ले रहे हैं कि मंत्री की कही बात सरकार का बयान नहीं हो सकता है। ये स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और ये ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। इसमें जो जितने भी जिम्मेदार पद होते हैं या जो सार्वजनिक पद होते हैं उन पर जो भी विद्यमान होता है, जो लोग उस पर आसीन होते हैं, कभी कभी वो बेतुके बयान दे देते हैं या फिर गैर जिम्मेदाराना बयान दे देते हैं और ऐसा मामला जो होता है वो तूल पकड़ लेता है। तो अब जब तूल पकड़ता है तो इसमें हालांकि माफ़ी मांग ली जाती है, लेकिन यहाँ पर कोट किया गया कि क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये है कि आप कुछ भी बयान दें, मतलब सरकार कुछ भी बयान दे सकती है। तो उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि मंत्रियों की बात या फिर ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए लोगों की बात को या उनके बयान को सरकार का बयान नहीं माना जा सकता है। देखिए, अगर हम बात करेंगे पूरा मामला था क्या, तो बुंदेल शहर में 2018 में एक दुष्कर्म हुआ था, बलात्कार हुआ था। उसके बाद आजम खान ने, उस समय वो पोस्ट पर थे, मतलब सांसद तो थे ही, उन्होंने एक बड़ा आपत्तिजनक बयान दिया। उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। उसके बाद काफ़ी हो हल्ला हुआ, मामला मीडिया में उठा, उन्होंने माफ़ी तो मांग ली, लेकिन यहीं से एक मुद्दा उठ गया कि क्या कोई भी सांसद या विधायक या फिर कोई भी उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी आपत्तिजनक बयान दे सकता है। यहाँ पर अब 5 लोगों की जो खंडपीठ थी सुप्रीम कोर्ट की, उस पे ये जो मामला पहुंचा तो मंगलवार को एक फैसला दिया गया और इस पर बोला गया कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर संविधान के अनुच्छेद 19(2) में दी गई शर्तों के अलावा अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। यानी कि उनको बोलने की आज़ादी तो मिलेगी ही, क्योंकि जो सभी नागरिकों को, भारत के सभी नागरिकों को दी गई है, लेकिन उनके बयान को, जो उनकी आज़ादी है, उनको केंद्र सरकार की या सरकार की भाषा नहीं माना जा सकता है। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, बी आर गवई, ए एस बोपन्ना, बी सुब्रमण्यम और बी वी नागरत्ना की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह फैसला सार्वजनिक पद धारण करने वाले लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाए जाने के मामले में सुनाया है। यानी कि मामला ये था कि इन पर पाबंदी लगाई जाए कि ये कोई भी सार्वजनिक चीज़ ना बोल पाएँ, तो उसको खारिज कर दिया गया है। मंत्रियों के गैर जिम्मेदार बयान का ये जो विवाद है अब शायद रुके, क्योंकि सरकार इससे अपने आप को पूरी तरीके से दूर कर चुकी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। बहुत बड़ी राहत अब मिली है। जो कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं वो दूसरों के घरों पर किराए पर रहते हैं, पीजी में रहते हैं, बहुत से मुखर्जी नगर में रहते हैं, तो ये सब अब उनके लिए ये न्यूज़ है कि अब परिवार के मुखिया की सहमति से भी बदल सकते हैं आधार में पता। अब जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रहा है, तो जिसके यहाँ रह रहा है उस परिवार का मुखिया वेरीफाई करेगा आपको, यानी कि आपके प्रमाण पत्र को या जो भी आप उसमें सर्टिफिकेट लगाएंगे, और उसके माध्यम से आपका आधार का एड्रेस मॉडिफाई हो जाएगा। और इसमें कार्ड में पता बदलवाना भी आसान हो गया। अब अपने परिवार के मुखिया की सहमति से ही ऑनलाइन अपडेट करा लिया जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने ये मंगलवार को इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस प्रक्रिया के लिए परिवार के मुखिया द्वारा OTP आधारित प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। यानी जो OTP है वो परिवार के मुखिया के पास जाएगा जब आप मुखिया के आधार पर चेंज कराएंगे अपना एड्रेस, और जो मुखिया है परिवार का उस OTP को वेरीफाई करेगा। उसके बाद आपका एड्रेस चेंज किया जाएगा। माता पिता आदि से मिलने ये OTP मिल सकता है, या फिर अगर आप किसी अपने मौसा, चाचा, फूफा किसी के यहाँ भी रह रहे हैं तो अब एड्रेस चेंज करना आसान हो गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि पाकिस्तान के आतंकी प्रेम पर जमकर बरसे जयशंकर। देखिए, जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं वो 2 देशों की यात्रा पर गए हैं, साइप्रस और ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के एक बेहद जो चर्चित प्रोग्राम है, उनके सरकारी न्यूज़ चैनल पर आता है, उस पर भाग लेते हुए एस जयशंकर ने बोला कि पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। तो वहाँ पर एक मीडिया पर्सन ने पूछा कि आप बार बार पाकिस्तान को ही केंद्र क्यों मानते हैं और उसको कोट क्यों करते हैं।
तो जयशंकर ने कहा कि आप राजनयिक हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप सच नहीं बोलेंगे। मैं आतंकवाद के केंद्र बिंदु से भी ज़्यादा कठोर शब्द का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए कर सकता हूं। आप भरोसा कीजिए कि भारत ने जो सहन किया है उसे देखते हुए जितना भी मैं पाकिस्तान के लिए बोलता हूं या फिर जो भी आतंकवाद को बढ़ावा देता है उसके लिए बोलता हूं वो कुछ भी नहीं है। उसके बाद चीन का मसला आया, उस पर जयशंकर ने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि चीन हर बार जो समझौते किए गए हैं उसका उल्लंघन करता है। अगर हम LAC की बात करें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, तो उस पर भी सैनिकों का जो भारी जमावड़ा है वो चीन की तरफ से किया जाता है, जबकि समझौता ये है कि जो एक्चुअल लाइन है उसमें कोई भी बदलाव दोनों देशों की सहमति से होगा। कोई भी एक देश की सेना वहां पर जमावड़ा नहीं लगाएगी। फिर वहां पर जो मीडिया पर्सन द्वारा पूछा गया कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि चाइना ही सैनिकों का जमावड़ा लगाता है और पहले हमला बोलता है, ये तो चाइना भी बोल सकता है कि भारत जमावड़ा लगाता है और पहले हमला करता है। तो उस पर एस जयशंकर ने बोला कि सैटेलाइट तस्वीरों से पता लगाना बहुत आसान है कि LAC पर किसने अपनी सेना को पहले तैनात किया है। बहुत सटीक जवाब इन्होंने दिया है। अब आते हैं रक्षा मंत्री के बयान पर। जो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर कोई भारत को युद्ध के लिए उकसाता है या युद्ध थोपने की कोशिश करता है तो भारत उस पर पीछे नहीं हटेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने खास तौर पर चाइना को ही कोट किया है। पूर्वी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक की सीमाओं पर चीनी सेना से लंबे अरसे से जो तनातनी चल रही है उस पर राजनाथ सिंह ने बयान दिया है और अपने भूभाग की रक्षा करने की भारत की पूरी क्षमता है, ये इन्होंने बताया है। उन्होंने चीन को परोक्ष संदेश देते हुए कहा कि भारत कभी भी युद्ध को बढ़ावा नहीं देता है और पड़ोसी से हमेशा सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन अगर हम पर युद्ध थोपा जाता है तो जाहिर सी बात है कि हम अपना बचाव करेंगे और युद्ध लड़ेंगे, इसलिए भारत को छेड़ने की कोशिश ना की जाए। नेक्स्ट न्यूज, देश में हेरिटेज ट्रैक पर इसी वर्ष शुरू हो जाएगी हाइड्रोजन ट्रेन। हाइड्रोजन ट्रेन मतलब वातावरण के अनुकूल, क्योंकि जो हेरिटेज रूट हैं उस पर अभी तक डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता था और कई ऐसे रास्ते पड़ते हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत सेंसिटिव इलाके हैं। तो इस पर एक मांग की जा रही थी और उस मांग के तहत कल ट्रायल भी पूरा हो गया। इस ट्रायल में हाइड्रोजन से ट्रेन चलाई गई जो पर्यावरण के लिए पूरी तरीके से अनुकूल है और भारत चौथा ऐसा देश होगा जो हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने जा रहा है अपने हेरिटेज मार्गों पर, यानी हेरिटेज रूट पर। और चौथा देश तो भारत बना है, लेकिन 3 और कौन देश हैं? 3 हैं जर्मनी, चीन और फ्रांस। चालू वर्ष 2023 के दौरान चयनित 8 प्रमुख हेरिटेज रेलवे रूटों पर पहले चरण में इन ट्रेनों को चलाया जाएगा। इस साल दिसंबर तक नैरोगेज के हेरिटेज रूटों पर हाइड्रोजन ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी, मतलब दिसंबर 2023 तक, यानी लगभग अभी 1 साल है। इन सभी हेरिटेज लाइनों पर फिलहाल डीजल इंजन वाली ट्रेनें चलाई जाती हैं, लेकिन ये सभी लाइनें ऐसे क्षेत्र से गुजरती हैं जहां पर पर्यावरण सेंसिटिव माना जाता है। रेल मंत्री जो हैं हमारे अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रेलवे हाइड्रोजन गैस से संचालित ट्रेनों का प्रोटोटाइप नॉर्दर्न रेलवे की वर्कशॉप में बना रहा है। इसका परीक्षण हरियाणा के सोनीपत जिंद खंड में होगा। यहां चलाई जाने वाली ट्रेन चीन और जर्मनी की तर्ज पर तैयार की गई हैं। उनका कहना है कि दिसंबर 2023 तक देश के सभी हेरिटेज मार्गों पर हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। इन ट्रेनों के संचालन से पर्यावरण की सुरक्षा के साथ ही ट्रेनों को रफ्तार मिलेगी और संचालन की लागत भी कम आएगी। अब इस ट्रेनों को नाम क्या दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो हेरिटेज रूट पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा रही है उसको क्या नाम दिया गया है? उसको नाम दिया गया है वंदे मेट्रो। वंदे मेट्रो। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, सड़क सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा यह साल। अब यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं कि दुनिया भर में जितने भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, रोड एक्सीडेंट होते हैं, उसका 11% सिर्फ भारत में ही होता है अकेले। दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या की बात करें तो उसमें भारत सबसे प्रथम स्थान पर है।
इसमें कमी लाने के लिए समय सीमा निकाली जा रही है, लेकिन मौजूदा साल तस्वीर बदल सकता है क्योंकि रोड और वाहन इंजीनियरिंग के साथ साथ लोगों की सुरक्षा के लिए भी कुछ अहम बदलाव इस साल प्रस्तावित माने जा रहे हैं, जिन पर सही तरह से अगर अमल किया गया तो हादसों में काफ़ी हद तक कमी लाई जा सकती है। क्योंकि सड़क सुरक्षा के मामले में सबसे अधिक जिम्मेदारी राज्य और उनकी एजेंसियों की है, इसलिए मदद के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 7,000 करोड़ रुपए की योजना तैयार की है। यह राशि राज्यों को सड़क सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दी जाएगी। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB की मदद से चलने वाली इस योजना में उन राज्यों को सबसे अधिक सहायता दी जाएगी जहां दुर्घटनाएं और मौत होने की दर सबसे अधिक है। इस साल 2 अहम कदम भी उठाए जाएंगे। एक तो है M1 श्रेणी के सभी वाहनों में 1 अप्रैल से सभी फ्रंट फेसिंग सीटों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट अनिवार्य हो जाएगा, और दूसरा जो है वो वाहनों में 6 एयर बैग लगाना अनिवार्य हो जाएगा। अभी तक क्या होता था, ड्राइवर और उसकी बगल की सीट पर एयर बैग मिलता था। हालांकि ये अक्टूबर में ही लागू होना था जिसमें 6 एयर बैग सिस्टम लगाए जाने थे, लेकिन कार निर्माताओं कंपनी ने कहा कि हमें अभी इसमें थोड़ा सा और समय चाहिए, मतलब लगभग 6 महीने का समय और चाहिए। और ये जो साइप्रस मिस्त्री जो टाटा के पूर्व चेयरमैन थे, उनकी जब कार दुर्घटना में मृत्यु हुई उसके बाद से ये मामला काफी उठा था। और इसमें एक न्यूज़ और है कि गाड़ियों की सुरक्षा के लिए जारी होगा स्टार ग्रेडिंग, यानी कि उसकी सेफ्टी फीचर क्या है। जैसे मान लीजिए 5 में से उसे 3 स्टार मिलेगा, 4 स्टार मिलेगा, 4.5 स्टार मिलेगा। इस तरीके से रेटिंग प्रथा भी चालू की जाएगी। और 15 साल पुराने जितने भी सरकारी वाहन हैं उनको स्क्रैप पॉलिसी के तहत नष्ट किया जाएगा, और इसमें सहूलियत दी गई है निजी वाहन और व्यावसायिक वाहनों को। अगर वो स्क्रैप नीति को अपनाते हैं तो उनको, जैसे वो अगली गाड़ी लेते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन पर कुछ छूट दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में भी छात्रों को मिलेगी एग्जिट और एंट्री का विकल्प। अब इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स क्या है? जब इंटर के बाद आप BA प्लस बीएड या फिर BCom प्लस बीएड या फिर BSc प्लस बीएड करेंगे तो इसे इंटीग्रेटेड कोर्स बोला जाएगा। 1 वर्ष का करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष का करेंगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 वर्ष का करेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी, और अगर आप 4 वर्ष का पूरा कोर्स कर लेंगे तो आपको ऑनर्स दिया जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि अगर आप मान लीजिए 2 साल करते हैं कोर्स, उसके बाद किसी कारण से आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ी तो वहीं पर आपको एग्जिट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर 2 साल में आपने छोड़ा तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और अगर फिर आप करना चाहते हैं तो आपको एंट्री भी मिलेगी, और जब आप इसको पूरे कोर्स को कर लेंगे तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। यानी इसमें भी आप एंट्री और एग्जिट कर सकेंगे, ऐसी व्यवस्था की जा रही है, ऐसा इसमें माना जा रहा है। इस बीच NCTE मतलब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या फिर राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से इनमें दाखिला देने की योजना बनाई है, जिसे लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA के साथ चर्चा चल रही है। इसके अलावा इसके नए पाठ्यक्रम को भी तेजी से अंतिम रूप दिया जा रहा है। वैसे तो यह कोर्स 4 वर्ष का है, लेकिन छात्रों को इसे अधिकतम 6 वर्ष में ही पूरा करना होगा। यानी मान लीजिए अगर बैक लग जाती है या फिर आपने बीच में ड्रॉप कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 5 साल बाद 6 साल बाद आ जाइए, आपको मिनिमम 6 साल ही मिलेंगे, उसी में आपको कोर्स करना होगा। और इसी तरीके से ये डिजाइन भी किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। आत्मनिर्भर बनाने पर काम करें विज्ञानी। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि प्रधानमंत्री मंगलवार को 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए बोला है कि जो वैज्ञानिक शोधों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है उससे भारत या हम सब भी काफ़ी उत्साहित हैं। महिलाओं की भागीदारी से इस क्षेत्र को और बल मिला है, लेकिन विज्ञानी जो हैं वो आत्मनिर्भर बनने पर ज़्यादा फोकस करें। किस तरीके से इंडिया को आत्मनिर्भर बनाया जाए, मेक इन इंडिया को, डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाया जाए, इस पर फोकस किया जाए। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि 108वां
भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो नागपुर में हुआ है, नागपुर महाराष्ट्र में, ये याद रखिएगा। पुलिस एजेंसियों के प्रमुखों का जयपुर में सम्मेलन कल से। देखिए, पुलिस जांच एजेंसियों के प्रमुखों का तीसरा 2 दिवसीय सम्मेलन जयपुर में होगा। राजस्थान पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के निदेशक अमनदीप कपूर ने बताया कि 5 जनवरी को सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे। अगले दिन 6 जनवरी को राज्यपाल कलराज मिश्र समापन समारोह को संबोधित करेंगे। अब इस सम्मेलन में नवीनतम कानून किस तरीके से ऐड हों, निर्णयों एवं जांच और अभियोजन पर उनके निहितार्थ, आपराधिक कानून में विभिन्न संशोधन, फॉरेंसिक विज्ञान में नवीन तकनीक को अपनाए एवं सभी संस्थाओं के बीच समन्वय किस तरीके से स्थापित की जाए, इन सब मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है कि ऑटो क्षेत्र में मेक इन इंडिया ने पकड़ी है रफ्तार। अगर कोरोना काल की हम बात करें या फिर वैश्विक जो उथल पुथल रही, उसके बावजूद 2022 में ऑटोमोबाइल सेक्टर में मेक इन इंडिया का नारा और बुलंद हुआ है। देश की सबसे बड़ी जो कार निर्माता कंपनी है मारुति सुजुकी, उन्होंने 2.63 लाख से ज़्यादा वाहनों का निर्यात कर भारत को विश्व के प्रमुख ऑटो केंद्र के तौर पर स्थापित कर दिया है। इस दौरान दक्षिण कोरियाई कंपनी जो है हुंडई की सब्सिडरी हुंडई मोटर इंडिया और इसकी सहयोगी कंपनी किया इंडिया का संयुक्त उत्पादन 10 लाख को भी पार कर गया। दोनों कंपनियों की घोषणाओं से साफ है कि आने वाले वर्षों में भारत के रास्ते ही इनके वैश्विक स्तर के सपने को भी पार किया जाएगा, यानी कि और ये आगे बढ़ेंगे। भारतीय जो कार बाजार है वो 41.68% की हिस्सेदारी रखने वाली जो मारुति सुजुकी है, यानी लगभग आधी प्रतिशत रखती है, आधा रेशियो है मारुति सुजुकी का। उन्होंने 2,63,068 लाख वाहनों का निर्यात किया और ये पिछले वर्ष कंपनी के जो 2.5 लाख था से कुछ ज़्यादा निर्यात किया गया है। अगर हम वर्ष 2020 की तुलना करें तो 20 की तुलना में 2022 में इन्होंने 3 गुना वृद्धि की है। तो इसी तरीके से और भी कंपनियों ने इजाफा किया है और भारत में कंपनी के कारों की बिक्री में गत वर्ष 40% का इजाफा भी हुआ है। नए साल में पूरी तरह से डिजिटल होंगी सभी इंश्योरेंस पॉलिसियां। देखिए, नई और पुरानी सभी प्रकार की जो इंश्योरेंस पॉलिसियां हैं पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगी। क्लेम के निपटान के लिए विशेष क्लेम सेंटर की भी स्थापित किया जाएगा। इस क्लेम को सेंटर करने में जिससे क्लेम को सेंटर करने में कोई देरी नहीं होगी, यानी जल्द ही उसका निपटान हो जाएगा। निपटान में तेजी लाने के लिए सभी रीजन में क्लेम सेंटर खोले जा रहे हैं। नए साल में जल्द ही बीमा सुगम पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, जिससे इंश्योरेंस लेने वाले ग्राहकों को एक जगह ही सभी कंपनियों का उत्पाद एवं उनके प्रीमियम दिख जाएंगे। ग्राहक अपनी सुविधा से भुगतान क्षमता के मुताबिक से कोई भी प्रीमियम ले सकेंगे। इंश्योरेंस उत्पादन की बहुत छोटे छोटे शहर तथा गांव तक पहुंच बनाने के लिए इरडा इस तरीके का बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है। जैसे आप अभी पॉलिसी बाजार देखते होंगे उसमें सभी बीमा कंपनियों का रहता है, वैसे ही रहेगा बीमा सुगम पोर्टल, और ये सरकारी पोर्टल होगा जिसे इरडा, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटरी है, यानी कि उसको नियंत्रित करता है इरडा, वो इसे जारी करेगा। अगर हम बात करें दिसंबर 2023 के बाद कोई भी इंश्योरेंस उत्पाद जो है वो कागजी रूप में नहीं रहेगा। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो अन्य सभी इंश्योरेंस के क्लेम को अधिकतम 30 दिनों के भीतर ही सेटलमेंट इसका करना होगा। इंश्योरेंस विशेषज्ञों के मुताबिक टीयर 2 व टीयर 3 शहरों में हेल्थ केयर का काफ़ी निवेश हो रहा है, यानी हेल्थ केयर में काफ़ी निवेश हो रहा है और इसके दायरे को और बढ़ाने के लिए हेल्थ केयर सुविधा मुहैया कराने वाले और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच एक इकोसिस्टम तैयार करने की ज़रूरत है। इरडा के बीमा सुगम पोर्टल से इस काम में भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है वीएफएक्स में बढ़ेगी भारत की हिस्सेदारी।
देखिए वर्ष 2025 तक एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री में वैश्विक बाजार की 25% हिस्सेदारी भारत की मुट्ठी में आ सकती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक इंडस्ट्री में संभावनाएं तलाशने के लिए जो टास्क फोर्स बनाया था, उसकी रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था को नई राह दिखा रही है। विशेषज्ञों का अध्ययन ये बताता है कि जितने भी इंटरनेट उपभोक्ता हैं उनमें से 50% ओटीटी प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। वहीं एनिमेशन सेक्टर के लिए भी यह उत्साहजनक है कि नेटफ्लिक्स के सदस्यों में से 50 सब्सक्राइबर एनिमेशन कंटेंट देख रहे हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि वर्ष 2025 तक देश के लगभग 50% एनिमेशन एंड वीएफएक्स स्टूडियो रियल टाइम टेक्नोलॉजी अपना लेंगे। तो आने वाला समय वाकई में अच्छा रहेगा। 2025 तक भारत की एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट इंडस्ट्री विश्व के बाजार में 20 से 25% की हिस्सेदारी रख सकती है और 2030 तक यह कारोबार $100 अरब तक पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ इंटरनेशनल पेज से। यहाँ पर भारत से हार की फोटो साझा कर तालिबान ने पाकिस्तान को धमकाया है। 1971 की फोटो है ये, जब पाकिस्तान ने समर्पण किया था भारत के समक्ष। ईरान निर्मित ड्रोन से यूक्रेन पर हमले तेज करने की तैयारी में है रूस, ये बोला है जेलेंस्की ने। यानी यूक्रेन की जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस की युद्ध नीति को रण क्षेत्र में बड़ा झटका लगा है, इसलिए वह अपनी रणनीति में बदलाव कर ईरान निर्मित हमलावर ड्रोन के उपयोग से यूक्रेन पर हमले तेज करने को तैयार है। उन्होंने आगाह किया कि आने वाले हफ्तों में रात के समय में हमले तेज हो सकते हैं। जेलेंस्की ने बताया कि नए वर्ष के पहले 2 दिनों में यूक्रेनी सैन्य बलों ने ईरान निर्मित 80 ड्रोन को मार गिराया है। एक न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय से की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय से टेलीफोन पर बात की और भारत की अध्यक्षता में होने जा रही G20 बैठक की प्राथमिकताओं से अवगत कराया। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद चार्ल्स तृतीय उनके उत्तराधिकारी बने थे। इसके बाद मोदी की चार्ल्स के साथ यह पहली बातचीत थी। चलिए, तो ये आज का यानी 4 जनवरी 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से अगर कोई संबंधित सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।